नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने वायरस के क्लासिफिकेशन उसके नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इनका जो प्रथम जो पद होता है या जो वायरस के नोमेनक्लेचर में दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग तो कॉमन नेम को शो करता है, जबकि जो द्वितीय भाग होता है उसे क्रिप्टोग्राम कहते हैं। और इस क्रिप्टोग्राम के अंदर कोडेड इंफॉर्मेशन सिचुएटेड रहती हैं। और इस कोडेड यानी कि जो क्रिप्टोग्राम होता है उसके अंदर चार युग्म है जो कोडेड इंफॉर्मेशन के रूप में सिचुएटेड रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम तंबाकू मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो तंबाकू के प्लांट्स के अंदर मोज़ेक डिजीज डेवलप करता है। तो शुरुआत करते हैं हम तंबाकू मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर से। तो अब तक लगभग 300 से भी अधिक ऐसे विषाणुओं को पता लगाया जा चुका है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें से सबसे जो ज़्यादा प्लांट्स के अंदर रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है जिसका नाम है टीएमवी या तंबाकू मोज़ेक वायरस। इस विषाणु का जो आविष्कार है या खोज है किसके द्वारा की गई? इवानोव्स्की के द्वारा की गई। कब की गई? 1892 में की गई। लेकिन इसको आइसोलेट और इसका क्रिस्टलाइजेशन करने का श्रेय किसको जाता है? स्टैनले को 1936 के अंदर। यानी कि डिस्कवरी किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी, लेकिन इसको आइसोलेट और इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टैनले ने किया था। अब हम पढ़ते हैं टीएमवी द्वारा परपोषी में उत्पन्न लक्षणों के बारे में या सिम्टम्स ऑफ टीएमवी ऑन द होस्ट। यानी कि जो टीएमवी या तंबाकू मोज़ेक वायरस है वो होस्ट सेल्स के अंदर एंटर करके कैसे कैरेक्टर यानी कि कैसे सिम्टम्स डेवलप करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि तंबाकू के पौधे में टीएमवी का संक्रमण होने पर लक्षण है जो सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देते हैं कि सबसे पहले शीर्ष पर स्थित युवा पत्तियों में अधोमुखी कुंचन तथा विरूपण के रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि जो शीर्ष भाग पर उपस्थित जो युवा लीफ होती हैं वो नीचे की ओर कुंचित हो जाती है, यानी कि कर्ल्ड हो जाती हैं या मुरझा जाती हैं। और डिस्टॉर्टेशन का मतलब होता है उनके जो रूप है या जिसका उनका आकार है वो बिगड़ जाता है। संक्रमित पौधों की वृद्धि स्तंभित यानी कि स्टंटेड हो जाती हैं, यानी कि जो रुक जाती हैं, या फिर कह सकते हैं जो स्तंभ होता है वो छोटे कद का हो जाता है। पत्ती की ऊपरी सतह पर गहरे रंग के हरे रंग के बड़े और असामान्य धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में क्या करते हैं अनियमित फफूंदीदार क्षेत्रों में विकसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले लीफ की सरफेस पर ग्रीन कलर के डार्क स्पॉट दिखाई देंगे, फिर ये कैसे हो जाएंगे? फफूंदीदार हो सकते हैं। फिर जहाँ पर ये ग्रीन कलर के धब्बे बनते हैं और जो क्षेत्र फफूंदीदार हो जाता है वहाँ से जो क्लोरोफिल जो नष्ट हो जाता है, यानी कि क्लोरोफिल की जगह क्लोरोटिक यानी कि हरिमाहीन, यानी कि वहाँ से क्लोरोफिल बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप लीफ के अंदर मोज़ेक लक्षण विकसित होते हैं। तो मोज़ेक लक्षण सबसे पहले किसके अंदर दिखते हैं? जो प्लांट होता है उसकी शीर्ष भाग में उपस्थित यंग लीव्स के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर शो होते हैं या सिम्टम्स शो होते हैं। सबसे पहले क्या होता है जो पत्तियां होती है वो नीचे की ओर कर्लिंग हो जाती है और उनका डिस्टोर्टेशन हो जाता है, यानी कि टोर्सन का मतलब होता है उनका रूप बिगड़ जाता है। फिर है जो प्लांट की वृद्धि है जो स्तंभित हो जाती हैं या रुक जाती हैं। और फिर लीफ की सरफेस पर है जो गहरे रंग के हरे धब्बे दिखते हैं और लीफ के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो हरिमाहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं संक्रमण का स्रोत कौन कौन से हैं जो टीएमवी का स्रोत हो सकते हैं या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टीएमवी को फैलाने में हेल्प करते हैं। तो टीएमवी के संक्रमण का मुख्य स्रोत तो क्या होता है? सॉइल में उपस्थित जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनके डेब्रिस और सीड, यानी कि डेब्रिस का मतलब होता है उनका कचरा जिसको अपन मलबा भी कह सकते हैं। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं और उनके सीड होते हैं, इन्फेक्टेड सीड होते हैं, वो क्या करते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं या ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं। तो जब वापस खेती की जाती है इनकी तो वो इन्फेक्टेड जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनके अंदर वायरस होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरे जो न्यू जर्मिनेट प्लांट होते हैं उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। या फिर कभी कभार हैं जो ह्यूमंस के द्वारा भी हैं जो वायरस का ट्रांसमिशन यानी कि वायरस के ट्रांसमिशन में सहायक होते हैं। यानी कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉनसन के अनुसार 67% जो यानी कि 67% सिगार तथा 62% हुक्के की तंबाकू तथा 11% सिगरेट विषाणु युक्त होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्टेड जो प्लांट्स पार्ट्स होते हैं। और इन विषाणुओं का संचरण किसके द्वारा होता है? सेप या रस के द्वारा होता है। अतः कृषि यंत्र, मनुष्य तथा जंतु भी इस रोग के संचरण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त माइजर्स पर्सिका, माइजर्स स्यूडो सोलेनाई और माइक्रोसाइफोन
माइक्रोसाइफोन सोलेनी फोलाई, ये जो इंसेक्ट होते हैं ये भी क्या करते हैं, वेक्टर के रूप में वर्क करते हैं, यानी कि जो वायरस होते हैं उनके लिए वेक्टर के रूप में ये वर्क करते हैं। तो जो टीएमवी वायरस है, इनका ट्रांसमिशन या इनके ट्रांसमिशन में कौन कौन यानी कि उत्तरदायी हैं, ह्यूमंस भी हैं, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी हैं। तो ये हैं जो क्या करते हैं, इनके ट्रांसमिशन में को बढ़ावा देते हैं। अब अपन पढ़ते हैं टीएमवी की स्ट्रक्चर के बारे में या संरचना के बारे में। तो तंबाकू के मोज़ेक विषाणु लंबे, पतले तथा बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। तो वायरस कैसे हो गए, वायरस का अगर आकार पूछे तो यानी कि शेप पूछे तो कैसे हो गया, लंबे हैं यानी कि लॉन्ग, थिन और बेलनाकार होते हैं। बैडन तथा पेरी दो साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार इनका अमाप कितना हो गया, 3000 एंगस्ट्रॉम इंटू 170 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इनका अगर आप पूछें किसका, टीएमवी का, तो 3000 एंगस्ट्रॉम टू बाई यानी कि इंटू 170 एंगस्ट्रॉम। और इनका मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 लाख होता है, कितना, 40 लाख। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी तथा एक्स किरणों द्वारा इन विषाणुओं का अध्ययन करने पर इनकी जटिल संरचना के दो घटक दिखाई देते हैं, यानी कि इसकी संरचना है जो कितने घटकों में डिफरेंशिएट रहती है, आउटर है जो प्रोटीन आवरण होता है और सेंट्रल है जो न्यूक्लिक अम्ल, ये दिखाई देते हैं। जो प्रोटीन आवरण होता है उसके अंदर लगभग यानी कि ये कितनी उप इकाइयों या कितनी कैप्सोमियर का बना होता है, 2130 सब यूनिट्स का बना होता है। और इन सब यूनिट्स को क्या न कहा जाता है, पेटिकांशक या कैप्सोमियर कहते हैं। तो प्रोटीन यानी कि सबसे आउटर आवरण किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन है जो कितनी सब यूनिट्स का बना होता है, 2130 यानी कि 2130 सब यूनिट्स का बना होता है। और इन सब यूनिट्स को क्या नाम दिया गया, कैप्सोमियर कहते हैं। इन सभी उप इकाइयों की संरचना क्या होती है, समान होती है। और प्रत्येक इकाई का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18000 होता है। कितना होता है, 18000। प्रत्येक पेटिकांशक 150 एमिनो अम्ल की एक श्रृंखला है, यानी कि जो प्रत्येक कैप्सोमियर होता है उसके अंदर कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 158 एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक विषाणु में कैप्सोमियर की 130 कुंडलिनियाँ, कितनी हेलिक्स होती हैं, 130, और कुंडलिनी में 16.5 कैप्सोमियर होते हैं। कितने कैप्सोमियर हो गए, 16.5 पेटिकांशक होते हैं। टोटली है जो कितनी कुंडलिनियाँ हो गई, 130 कुंडलिनियाँ हो गई। और प्रत्येक कुंडलिनी के अंदर कितने पेटिकांशक यानी कितने कैप्सोमियर हैं, 16.5 कैप्सोमियर है, यानी कि 2130 तो टोटल इनकी संख्या है। और ये 2130 है जो कितनी कुंडलिनियों के अंदर अरेंज रहते हैं, 130 कुंडलिनियाँ, यानी कि 130 हेलिक्स के अंदर ये सिचुएटेड रहते हैं। और प्रत्येक हेलिक्स के अंदर कैप्सोमियर की संख्या कितनी हो गई, 116.5, यानी कि प्रत्येक हेलिक्स के अंदर 16.5 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। अब जो ये प्रोटीन उप इकाइयाँ होती हैं जिसको अपन कैप्सोमियर बोलते हैं, ये क्या करती हैं, सन्निब्ध यानी कि एक दूसरे के पास पास अरेंज होकर एक कुंडलिनी क्रम में व्यवस्थित रखकर एक खोलनी बेलनाकार नलिका बनाते हैं। अब जो ये बेलनाकार नलिका के केंद्र में है जो आरएनए सिचुएटेड होता है। और ये आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या एक रज्जु की आरएनए है जो प्रोटीन नलिका के केंद्र में पाया जाता है। और इस आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है, 6500 या कि 6500 न्यूक्लियोटाइड है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और इस आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 2.4 लाख हो गया। कितना हो गया, 2.4 लाख। तो केमिकली इन विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अनुपात कितना हो गया, 94.4 रेशियो 5.6, ये है जो इसका रेशियो होता है। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आई होगी कि जो टीएमवी वायरस की जो आउटर बॉडी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, जिसे अपन कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड है जो 2130 सब यूनिट्स का बना होता है। कितनी सब यूनिट्स का बना होता है, 2130 सब यूनिट्स का बना होता है। और प्रत्येक सब यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18000 होता है। और प्रत्येक कैप्सोमियर के अंदर कितने एमिनो अम्ल होते हैं, 158 एमिनो अम्ल होते हैं, जो एक ही यानी कि एक श्रृंखला के अंदर ही अरेंज रहते हैं। अब इसके अलावा जो कैप्सोमियर होते हैं एक यानी कि टोटल कितनी हेलिक्स होती है इसके अंदर, 130 हेलिक्स इनके अंदर सिचुएटेड रहती है। और प्रत्येक हेलिक्स के अंदर कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है, 16.5 है जो इनके अंदर है जो कैप्सोमियर होते हैं। अब ये जो हेलिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुंडलित होकर एक प्रोटीन नलिका बनाते हैं। और इसी प्रोटीन नलिका के केंद्र में क्या होता है, सेंट्रल क्रोड जिसे अपन कहते हैं, इसके केंद्र में है जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और टीएमवी के अंदर न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है, आरएनए प्रेजेंट रहता है। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और
इस आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? 6500 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2.4 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो एक टीएमवी वायरस के अंदर केमिकली जो प्रोटीन और जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनका रेशियो क्या होता है? 94.5 रेशियो 5.6 होता है। टीएमवी के न्यूक्लिक अम्ल में विषाणु कण के निर्माण के लिए आवश्यक समस्त आनुवंशिक संकेत या जेनेटिक कोड प्रेजेंट रहते हैं। तो जो जेनेटिक कोड किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये संकेत या जेनेटिक कोड क्या करते हैं? आरएनए की पुनरावृत्ति तथा आवरण की प्रोटीन उप इकाइयों में एमिनो अम्ल के क्रम का निर्धारण करते हैं। एक तो किस में हेल्प करते हैं? आरएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो आवरण की जो यानी कि प्रोटीन आवरण की जो उप इकाइयाँ होती हैं या जो सब यूनिट होती है जिसको अपन कैप्सोमियर कहते हैं, उनके अंदर एमिनो अम्ल के क्रम का निर्धारण या डिटर्मिनेशन करती हैं। यानी कि जो प्रोटीन कवर होता है उसके अंदर कितनी सब यूनिट्स होती हैं? 2130 यानी कि 2130 प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं और प्रत्येक के अंदर है जो एमिनो अम्लों का समान क्रम होता है। अतः इन सभी उप इकाइयों के निर्माण के लिए केवल एक ही सांकेतिक कोड या सांकेतिक जीन सिचुएटेड रहता है या उसी की आवश्यकता होती है। विषाणु के प्रोटीन आवरण में आरएनए को पृथक करना संभव है, यानी कि विषाणु के प्रोटीन आवरण में आरएनए को अपन आइसोलेटेड कर सकते हैं। पृथक आरएनए परपोषी को संक्रमित करने में सक्षम होता है तथा परपोषी कोशिका में प्रवेश करने के बाद आरएनए रज्जु क्या करता है? अपने चारों ओर प्रोटीन आवरण संश्लेषित कर लेता है। तो इसके लिए दो तथ्य स्पष्ट होते हैं कि टीएमवी आनुवंशिक स्तर पर प्रासरी है। प्रासरी का मतलब होता है ये दूसरों के अंदर भी है जो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। इनमें अपना प्रोटीन आवरण स्वतंत्रता पूर्वक बनाने की क्षमता नहीं होती है। जब तक कोई इनको होस्ट सेल नहीं मिलती तब तक ये अपने प्रोटीन आवरण है जो फ्रीली नहीं बना सकते हैं। इनके लिए जीवित परपोषी कोशिका में प्रवेश करना आवश्यक होता है। फिर टीएमवी में उपस्थित आरएनए के दो मुख्य कार्य होता है। एक तो सेल्फ रेप्लिकेशन यानी कि खुद की पुनरावृत्ति करना और दूसरा इनका क्या वर्क हो गया? विषाणु विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करना यानी कि सिंथेसिस ऑफ वायरस स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी कि वायरस के लिए खुद के लिए ही है जो स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्वस्थ पौधों को संक्रमित करते समय विषाणु का संपूर्ण काय यानी कि प्रोटीन आवरण और न्यूक्लिक अम्ल दोनों क्या करते हैं? होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद में जो प्रोटीन तो है, प्रोटीन आवरण तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है, लेकिन जबकि आरएनए क्या करता है? आरएनए तुरंत ही प्रोटीन व एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो टीएमवी वायरस है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है और होस्ट सेल के अंदर एंटर होते ही कैप्सिड और कैप्सोमेयर है जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आरएनए तुरंत ही क्या करेगा? जब प्रोटीन आवरण डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये क्या करता है? एक तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, दूसरा है जो मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कर देता है। जो प्रोटीन उप इकाइयां होती हैं उनका निर्माण भी इनके अंदर धीरे धीरे होता है और प्रोटीन आवरण सभी पेटिकांशों के निर्माण के बाद बनता है। आपके सामने स्क्रीन पर टीएमवी के डायग्राम का यानी कि टीएमवी वायरस के डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं अपन प्रोटीन कवर यानी कि प्रोटीन कवर या इसको कैप्सिड भी बोलते हैं। यानी कि किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है और इस कैप्सिड के अंदर 2130 सब यूनिट्स होती है और इन सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं अपन? कैप्सोमियर। तो ये एक कैप्सोमियर है, ये एक कैप्सोमियर है और प्रत्येक कैप्सोमियर का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 होता है। कितना होता है? 18,000। अंदर की तरफ जो प्रोटीन नलिका होती है उसके के अंदर की तरफ है जो आरएनए हेलिक्स प्रेजेंट रहता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसके अंदर टोटल है जो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 2 यानी कि न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होगी? 6500 होती है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 2 लाख होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है वो टीएमवी वायरस के अंदर उसकी संरचना और प्रोटीन उप इकाइयों का डायग्राम, इसके अलावा आरएनए से इसके निर्माण का भी डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम दे रखा है ये एक टीएमवी का डायग्राम है और इस टीएमवी के अंदर टोटल हेलिक्स की संख्या कितनी होती है? 130 होती है और प्रत्येक हेलिक्स के अंदर कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है? 16.5 होती है और टोटल सब यूनिट्स यानी कि टोटल कैप्सोमियर कितने होते हैं? 2130 होते हैं और इसके सेंटर में क्या होता है? आरएनए होता है। जब क्या होता है
कि ये किसी होस्ट सेल्स के अंदर एंटर करता है तो कैप्सोमेयर और कैप्सिड है जो दोनों क्या करता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर ये जो आरएनए होता है ये क्या करता है, तुरंत ही प्रोटीन का सिंथेसिस कर देता है। इसके अलावा किसका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। प्रोटीन के द्वारा सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन की उप इकाइयों का फॉर्मेशन होता है, सब यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये सब यूनिट्स मिलकर बाद में है जो प्रोटीन आवरण का निर्माण करती हैं। इस तरह से सेल्स के अंदर है जो वापस है जो नए वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक जो एक रेडियस होता है उसका होल है जो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉक्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे।